नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए जूनियर सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इसी विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है आपका चैप्टर ध्वनि। तो ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले 2 पार्ट में हम 60 प्रश्न देख चुके हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट बचा, जिसमें बाकी बचे प्रश्न भी हम देख लेंगे। ध्वनि चैप्टर यहाँ से हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो प्रकाश चैप्टर हम जो है वो देखेंगे। प्रकाश और प्रकाश तंत्र वाला, यंत्र वाला, ये हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हमारे ध्वनि चैप्टर के ही जो बाकी बचे प्रश्न है 60 नंबर से लेकर के आपके जो है 88 तक प्रश्न है। टोटल लगभग 28 प्रश्न है। ये सभी प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में इसी से पहले वाले प्रश्न आप देख सकते हैं। तो 60 नंबर प्रश्न है, ये मैंने करा दिया था क्योंकि 61 से कराना था। ये वाला प्रश्न था, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता है तो खिड़की के कांच या कांच के जो ग्लास हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा संभव भी हो तो वो ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? तो मैंने बताया था ये जो है वो ध्वनि के अनुनाद गुण के कारण होता है। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही जो है वो भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। आपने देखा होगा ग्लास भी आप भरते हैं ना जब पानी की, तो धीरे 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 साउंड होता है, और जैसे 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 ग्लास भरती जाती है साउंड जो है वो चेंज होता रहता है। तो वही लिखा है, वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ये आपका बताना है विवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद या फिर परावर्तन किसके कारण होता है। यहाँ पर तो पर्टिकुलर सुराही के लिए पूछा गया है, तो ग्लास तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो है वो बता दिया था। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला अनुनाद जो है यहाँ भी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और अनुनाद मैंने आपको बताया भी था कि बहुत से यंत्रों की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है, बहुत से तंत्र अलग अलग होते हैं कि कुछ आवृत्ति पर वो बहुत अधिक आयाम के साथ दोलन करते हैं। तो ये जो स्थिति होती है उसको हम अनुनाद जो है वो कहते हैं। और सभी प्रकार के कंपन हो गए या फिर तरंग हो गए, उनके साथ अनुनाद की घटना जो है वो जुड़ी होती है। तो अनुनाद यहाँ पर सही होगा। 62 प्रश्न कह रहा है कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है परावर्तन का, अनुनाद का, व्यतिकरण का या फिर अपवर्तन का। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि अनुनाद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडियो का समस्वरण स्टेशन जो उदाहरण होता है वो अनुनाद का उदाहरण जो है वो होता है। अगला 63 प्रश्न है कि जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर जो बैठे श्रोता होते हैं उनको इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका रीजन जो है वो क्या होता है? परावर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, अपवर्तन होता है या फिर अनुनाद होता है। अच्छा प्रश्न है, बताइए कि जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है, इसका क्या रीजन होता है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका व्यतिकरण बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। व्यतिकरण जो है इसका रीजन होता है। और व्यतिकरण की डेफिनेशन क्या होती है? तो जब 2 तरंगे जिनकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम समान हो और एक ही आयाम जो माध्यम है उसमें गति करते हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 लाउड स्पीकर की बात की गई है और एक दूसरे पर वो अध्यारोपित हो जाती हैं, तो परिणामी तरंग में तीव्रता का मान अलग अलग तरंगों की तीव्रता के योग से अलग प्राप्त होता है। कुछ स्थानों पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होता है, तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का मान न्यूनतम अर्थात शून्य जो है वो भी होता है। तो ये जो घटना होती है उसी को हम तरंग का व्यतिकरण कहते हैं। 64 प्रश्न है कि समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे स्थान प्रकाश घर या लाइट हाउस बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं, ये आपको जो है वो बताना है। बताइए परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या अनुनाद में से कौन सा जो है वो आपका ऑप्शन सही होगा। अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल बेस्ड प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि व्यतिकरण यहाँ पर भी जो है वो सही हो जाएगा। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश, लाइट हाउस तो आपने देखे होंगे मूवी वगैरह में भी, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाए जाते हैं, जहाजों को संकेत दिए जाते हैं। तो कभी कभी जहाज क्या होते हैं, साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं। तो जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है
वे जो साइलेंस जोन है, नीरव क्षेत्र हैं, वे ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो वो व्यतिकरण के कारण निर्मित होते हैं। 65 प्रश्न है आपका कि जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। जैसे आपके घर के बगल में किसी का घर है, कई बार क्या होता है आवाज आपके जो पड़ोस वाला है उसकी आ जाती है पर आप उसको देख नहीं पाते हैं। तो यही पूछा गया, इसका रीजन क्या होता है, ये ध्वनि के किस गुण के कारण, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या फिर विवर्तन, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला विवर्तन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो वही है, उनकी आवाज हम सुन लेते हैं, तो ये ध्वनि के विवर्तन के कारण होता है। अच्छा, विवर्तन होता क्या है? विवर्तन को हम कहेंगे कि जब प्रकाश और ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से जो है वो टकराती हैं और अवरोध के किनारों पर क्या होती हैं, वो मुड़ जाती हैं और अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती हैं, तो ये जो मुड़ने की घटना होती है इसी को हम विवर्तन जो है वो कहते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 66 प्रश्न कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, या फिर क्रॉम्पटन प्रभाव कहेंगे, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो बिल्कुल आपका डॉपलर प्रभाव जो है वो सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था, इससे पहले एक प्रश्न आया था जो ट्रेन की सीटी वाला था कि वो नजदीक आ रही है तो वो जो ध्वनि में उतार चढ़ाव हो रहा है, आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है, तो वही तो आपका डॉपलर प्रभाव होता है। तो वही यहाँ पर भी लिखा गया पर दूसरे तरीके से लिखा गया, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उसे हम डॉपलर प्रभाव ही कहते हैं। 67 प्रश्न की डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से या मुद्रा प्रचलन से, तो आप क्या कहेंगे? आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। ध्वनि से संबंधित है, आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा कि ध्वनि से ये संबंधित है। अगला देखते हैं प्रश्न, और वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहेगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। 68 प्रश्न कह रहा है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? यही चीज अभी इससे पहले वाला 66 वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया भी था, यही प्रश्न आपका आया था पर दूसरे तरीके से आया था, पर आसानी से आप कर ले जाएंगे, गलत नहीं करेंगे। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका डॉपलर इफेक्ट सही हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव के कारण ही कोई जैसे ध्वनि स्रोत होता है और ये श्रोता होता है। श्रोता मतलब व्यक्ति सुनने वाला, ध्वनि स्रोत मतलब जहां से उत्पन्न हो रही है। ये जैसे जैसे आगे या पीछे जा रहा है, जैसे ट्रेन में अगर कोई चीटी लिखी लगी है, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है तो उसकी आवृत्ति या तीक्ष्णता जो होती है वो बढ़ती जाती है, तो ये जो घटना होती है वो डॉपलर प्रभाव ही कहलाता है। और यही चीज ऊपर भी थी कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला जो उतार चढ़ाव होता है वो डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। 69 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, घनत्व कम होता है, दाब अधिक होता है या फिर दाब कम होता है। चार ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं आंसर की। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व आपका कम होता है, ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आर्द्र वायु जो होती है उसमें जो ध्वनि होता है उसका वेग शुष्क वायु की तुलना में ज्यादा होता है। इसका रीजन ये होता है कि आर्द्र वायु जो है वो शुष्क वायु से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें जो घनत्व होता है वो कम होता है। 70 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ध्वनि का जो वेग होता है वो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चार ऑप्शन है, डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे, पढ़िए इनको चारों ऑप्शन को, बताइए कौन सा इनमें से सही है। चार ऑप्शन में सही जो है आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन ठोसों में अधिकतम होती है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि ध्वनि का जो वेग होता है वो जो ठोस होते हैं उनमें अधिकतम होता है और गैसों में जो है ये न्यूनतम होता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपको एग्जाम्पल देके भी पूछा जाता है कि इनमें से बताइए किसमें जो वेग है वो अधिकतम होता है, तो वो भी आप पहचान सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 71 की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न में देखिए क्या कहा गया, नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। बताइए, गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती है, या उच्च श्रव्य आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगे तीक्ष्ण होती हैं। चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो 20 वाला
बी वाला ऑप्शन सही होगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। यही आपका सही नहीं है, पूछा गया था प्रश्न में, तो नहीं है आपका सही होगा। एक्चुअल में क्या होती है पराश्रव्य? तो इन्हें कहते हैं हम अल्ट्रासाउंड। उन ध्वनि तरंगों का यूज हम जो करते हैं जिनकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती है। परास इनका होता है 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड। और यहां पर आपको प्रश्न में 20 हर्ट्ज से कम दे रखा था, इसलिए गलत हो जाएगा। 72 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का यूज रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंगों का, सूक्ष्म तरंगों का, अवरक्त तरंगों का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे कि रात्रि दृष्टि उपकरण में अवरक्त तरंगों का यूज जो है वो किया जाता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, जल में, या लकड़ी में? तो ध्वनि की चाल किस पर डिपेंड करती है? उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। और प्रकृति कैसी होनी चाहिए? अगर ठोस है तो उसमें ज्यादा होगी, द्रव है तो उसमें कम होगी। तो यहाँ पर ठोस क्या है? आपका लकड़ी है, तो लकड़ी में सबसे ज्यादा होगी। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 प्रश्न है कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की जो चाल है वो कितनी होगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को? यहाँ पर जो 1-2 मैक लिखा हुआ है ना, जो 1 मैक जो होता है ये हम ध्वनि की चाल को कहते हैं। ध्वनि की चाल, ध्वनि का वेग कितना दे रखा है? 332 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो 1 मैक बराबर 332 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगा। पर प्रश्न में यहाँ पर 2 मैक की बात की गई है, तब वायुयान की चाल पूछी गई है। तो 2 मैक किसके बराबर हो जाएगा? जस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो आपका 332 का डबल 664 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यही आपकी जो है वो चाल आ जाएगी। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 664 मीटर प्रति सेकंड। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 75 की लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की जो गति होती है वो अधिकतम होगी? हवा, ग्रेनाइट, पानी, या फिर लोहा? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की जो गति होगी वो अधिकतम होगी? उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आंसर डी वाला सही होगा, यानी कि जो लोहा होगा उसमें ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होगी। मैंने आपसे क्या कहा था? माध्यम जो दे रखा होगा, यानी कि जो भी चीज दे रखी होगी उसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि ठोस या किस टाइप की है। 76 प्रश्न है कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, या फिर एक्सरे? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन सोनोग्राफी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पराश्रव्य ध्वनि का यूज जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 77 की कौन सी तरंगें ध्वनि में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ध्वनि, या फिर ऊष्मा? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इनमें से कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला, यानी कि ध्वनि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्वनि तरंगें ऐसी होती हैं जो कि शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 प्रश्न कह रहा है कि यदि बी बेस में आपका ए लिखा हुआ है, कॉमा बी बेस में आपका डब्ल्यू लिखा हुआ है, तथा बी बेस में आपका एस लिखा है, क्रमशः वायु, ए का मतलब है एयर, ए का मतलब यहाँ के लिए क्या है? एयर लिखा है ना आगे, क्रमशः वायु, जल, जो डब्ल्यू एस का मतलब लिखा है वाटर, और तो इस्पात है उसका मतलब है स्टील। इसमें ध्वनि का वेग है। तो इसका सही क्रम आपको बताना है। कौन कौन सा? हवा, वायु, हवा और वाटर, और आपका तीसरा इस्पात। तो ध्वनि का वेग का आपका क्रम बताना है। 4 ऑप्शन में छाटिए कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले जो है आपका आएगा ये एयर वाला। सबसे पहले इसलिए हम रखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए सब ग्रेटर देन लगे हुए हैं बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि जो सबसे ज्यादा है उसे हम सबसे बाद में रखेंगे। तो स्टील वाला सबसे लास्ट में रहेगा, एयर वाला सबसे पहले रहेगा और वाटर वाला बीच में। तो इस आधार पर पहला ही ऑप्शन देखिए दे रखा है, तो ये आपका सही होगा। पहले आपका एयर वाला, फिर उससे ज्यादा जो ध्वनि का वेग है वो होगा वाटर में, और उससे भी ज्यादा होगा स्टील में, क्योंकि ठोस में सबसे ज्यादा। 79 प्रश्न, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा।
ठोस माध्यम, द्रव माध्यम, गैसीय माध्यम या फिर निर्वात, इनमें से बताना है आपको कौन सा सही होगा। किस माध्यम में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन निर्वात जो है वो सही हो जाएगा। जिस प्रकार अंतरिक्ष में निर्वात होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, वहां नहीं चल सकती हैं, तो सेम चीज यहाँ पर भी हो जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 80 नंबर प्रश्न की, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान और ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? रडार, सोनार, पुकर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ध्वनि तरंगों की पहचान और ऋजु रेखन के लिए जो आपका यूज होता है वो आपका सोनार जो है वो यूज होता है। सोनार के बारे में मैंने पहले ही बताया था, पानी में जो वस्तुएं होती हैं उनका पता इससे लगाया जाता है, और इसमें पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं उनका यूज किया जाता है। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। आविष्कार किसने किया था? तो पॉल लेग्विन जो है उन्होंने सोनार का आविष्कार जो है वो किया था। ये सोनार एक तकनीक होती है जो कि नौ संचालन, जल के अंदर संचार करने और जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का यूज इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है 81 कि ध्वनि तरंगे तरंगों की तुलना में परासरभ जो तरंगे होती हैं वो उच्चतर गति की होती हैं, उच्चतर आवृत्ति की होती हैं, अधिक लंबी तरंगदैर्घ्य की होती हैं, या उच्चतर गति और उच्चतर आवृत्ति दोनों लिए होती हैं। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो उच्चतर आवृत्ति की होती हैं, आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे जो होती हैं या श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी यहाँ पर बात की गई थी। 82 प्रश्न कह रहे हैं इको साउंडिंग प्रयोग होता है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो इको साउंडिंग जो है वो यूज होता है किसके लिए? समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज जो है वो होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, एकॉस्टिक विज्ञान है, बताइए प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित या फिर धातु से संबंधित। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित होता है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका ये ध्वनि से संबंधित होता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित होता है। 84 प्रश्न में मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना रखा गया है? 90 डेसिबल, 60 डेसिबल या फिर 120 डेसिबल या फिर 100 डेसिबल। 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल या 100 डेसिबल से कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे सब 60 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो मानक ध्वनि स्तर मनुष्यों के सुनने के लिए रखा गया है। मानक ध्वनि का कहने का मतलब यह है कि इतनी ध्वनि आसानी से जो मनुष्य है वो सुन सकता है, इससे ऊपर की हानिकारक है, तो वो यहाँ पर इसीलिए 60 डेसिबल रखा गया है। 85 प्रश्न देखते हैं कि निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी समुद्र के नीचे हैं, पानी के नीचे हैं, उन सब के लिए हम सोनार का यूज करते हैं, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 प्रश्न है कि मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि डर को दूर कर सके, दोनों कानों के जो कर्ण पटल है उस पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, अधिक ध्वनि प्राप्त करने के लिए, या मुंह से वायु बाहर निकलने के लिए। ऐसा भी कोई करता है क्या कि मेघ बादल जैसे कर जाए वो मुंह खोल ले अपना? करते हैं तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो इसका रीजन होता है बी वाला, क्या कि दोनों जो कान होते हैं उनके कर्ण पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। तो मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह इसलिए जो है वो खोलता है कि जो प्रेशर होता है ना साइड से वो जो है वो इक्वल पड़े। अगला देखते हैं 87 प्रश्न कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तरंग दैर्घ्य, विस्तार, आवृत्ति या फिर तीव्रता। बताइए इनमें से कौन सा जो सही होगा। आवृत्ति आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी मैंने प्रश्न ऊपर कराया था कि वायु के टेम्परेचर में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो आवृत्ति जो है उसकी प्रभावित होती है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। कहा था मैंने 88 टोटल प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसमें ध्वनि का तारत्व निर्धारित होता है, तारत्व मैंने बताया था पिच को कहते हैं, तो वो है ध्वनि का या की आवृत्ति है, आयाम है, तरंगदैर्घ्य है या तीव्रता है, ये आपको बताना है। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न डेली हम प्रैक्टिस कराते रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं और अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आवृत्ति सही हो जाएगा कि ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसमें ध्वनि का कारक निर्धारित होता है, तो वो ध्वनि का आवृत्ति या ध्वनि की आवृत्ति जो है वो होती है। ये आपके सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, तो नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो हम पढ़ाएंगे प्रकाश, जो कि आपके कोर्स में भी है। मैं आपको कोर्स फिर से दिखा देता हूँ, ये आपका कोर्स है। इसी में देखिए कोर्स में प्रकाश, विद्युत प्रकाश और प्रकाश यंत्र लिखा हुआ है। इसी को ही हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, ये हम अब पूछ रहे हैं। हीरे, पानी, निर्वात या हाइड्रोजन, 4 ऑप्शन है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं उनको याद भी अवश्य करते चलिएगा। ये नहीं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लें, तो वरना फिर देखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार देखिए, पर क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।